क्या सभी लर्नर्स को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। क्लास में ध्यान से बैठना। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे के पास मैप की किताब होगी। यस सर। है सबके पास? हाँ यस सर। सर। यस सर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चे, ये है आपका वर्ल्ड मैप का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में सर हमने बेसिक्स कवर किए थे, प्लस में सर कॉन्टिनेंट्स को याद किया था, प्लस में सर सार्क का बेसिक देखा था। सार्क क्या सर? वो पानी वाली शार्क क्या? नहीं भैया, सार्क मींस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सर ये साउथ एशिया नाम कैसे पड़ा? ये एसोसिएशन कैसे बना? रीजनल कोऑपरेशन का क्या मतलब है? हर एक चीज मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन कराना चाहूं तो सार्क में टोटल कितने देश थे भाई? 8 देश थे। मालदीव, श्रीलंका, आठ। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, ये भैया वर्ल्ड मैप आपके सामने। डिस्क्लेमर, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया इस लेक्चर को ना देखें। जी हां, आगे बढ़ते हैं। सर हेडिंग डालिए सार्क। ठीक है, हेडिंग डालिए सार्क। सार्क के बारे में हर एक चीज हम पढ़ेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, इससे बढ़िया पॉइंट, ठीक है, इससे बढ़िया फॉर्मेट आपको नहीं मिलेगा नोट करने को। इंटरनेट पे जाओगे, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। क्या चीजें नोट करनी है जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? पहले ही बता दूं, सीएपीएफ में सार्क से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूरे पूरे चांसेस हैं आपके एग्जामिनेशन में आने के। एनडीए में आएगा तो बेसिक क्वेश्चन आएगा फॉर्मेशन वगैरह से लेके। ठीक है, चलिए सर, सबसे पहले सार्क का फॉर्मेशन कब होता है? 8 दिसंबर 8 दिसंबर 1985। कहां पे सर? ढाका, ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश। बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में डिटेल से बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में। ठीक है, 8 दिसंबर 1985। फॉर्मेशन कहां पे होता है सर? ढाका बांग्लादेश। फादर ऑफ सार्क, कोई बच्चा बता सकता है? फादर ऑफ सार्क? आई थिंक शेख इंडिया। मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, इनके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर। चलो सर, इनिशियली इसमें कितने मेंबर्स थे बताइए? 7 मेंबर्स। इनिशियली बच्चे इसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स। 8वां कब ऐड हुआ? 8th मेंबर 2007। 2007। 2007। क्या नाम था? अफगानिस्तान। 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 अफगानिस्तान में अभी किसका शासन है? तालिबान। 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 तालिबान की हिस्ट्री, अफगानिस्तान की हिस्ट्री, अभी अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हर एक चीज की हम बात करेंगे इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस में। अफगानिस्तान स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हम बात स्पेसिफिक कंट्री रिलेशंस के अंदर करेंगे। द रिटर्न ऑफ किंग्स, ये किताब किसी ने पढ़ी है? नो नो सर। सर। चलो कोई बात नहीं। 8 मेंबर भैया बना आपका अफगानिस्तान 2007 में। सर सार का हेडक्वार्टर कहां पे है? काठमांडू। काठमांडू नेपाल। नेपाल। नेपाल, काठमांडू के अंदर। काठमांडू। अच्छा, आप सभी के घर से नेपाल लगभग कितना दूर होगा? सर जैसे एनी तो गेसेस? 1000 किलोमीटर। 300 किलोमीटर सर। मेरे से सर 150 के करीब। कहां पे रहते हो आप? खाली 150 किलोमीटर है? सर बिहार। अच्छा 200। बिहार, ओके। यस सर। जहां पर मैं रहता हूं वहां से आपका नेपाल
लगभग 90 किलोमीटर दूर है। ओ, ठीक है, पूरा yes, आपको sir. बताऊंगा नेपाल के बारे में, एक एक चीज खोल खोल के, घबराना नहीं। चलिए सर, ये है आपका सार्क। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मालदीव्स, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। म्यांमार को मत घुसा देना, ठीक है सर। व्हाट इज सार्क? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन is an intergovernmental organization at promoting economic and regional integration। भारी भरकम शब्द, कहने का तात्पर्य इतना है कि भैया आपका जो सार्क है, इट स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है सर, रीजनल कोऑपरेशन का मतलब है क्षेत्रीय कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय समझौता एटसेट्रा। किस लिए सर? इसका एम क्या है? प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन, कि सर हम जो भी काम करें वो साथ में करें, ठीक है, एक क्षेत्र में करें, ताकि विश्व लेवल में हम एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सके। बट ये सार्क कुछ काम नहीं करता, करता भी है तो बहुत कम करता है। सार्क में सबसे ज्यादा डेवलप्ड इंडिया है, देन आई थिंक भूटान है, बिकॉज आप सार्क के देश देख सकते हो। सार्क के कंपैरिजन में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आप उसकी डेवलपमेंट देख के हैरान हो जाओ। सार्क क्यों नहीं डेवलप कर पाया, इसकी भी प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा। बट जब हम कंपेयर करेंगे सार्क और आसियान को, तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि विभिन्न देशों की जो गवर्नमेंट है वो इसमें एक साथ मिलकर ऐसा एम करेंगी कि हम इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दें। चलो नाउ सर, स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, जो आपका पिछला बीपीएससी हुआ था, बिहार पब्लिक एंड सर्विस कमीशन का पेपर, उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ध्यान से देखेंगे। सर ऑब्जेक्टिव नंबर 1, पहला भैया वेलफेयर। क्या कोई भी बच्चा मुझे वेलफेयर का मतलब बता सकता है? Anyone? बताइए, एनीवन, वेलफेयर? To make something better. टू मेक समथिंग बेटर। ठीक है सर, किसका वेलफेयर? वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल या वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, कि सर हमें लोगों के बारे में सोचना है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों के हित में काम करना है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ टीम। सर पॉइंट नंबर 2, अभी देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, इतनी अच्छी अच्छी बातें, काम का कुछ भी नहीं इसमें। अगर एक आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके देखोगे कि सर ये सभी चीजें कहां पे काम आएंगी, तो डिप्लोमेसी में काम आएंगी सर, एग्जामिनेशन पास करने में काम आएंगी, डिबेट डिस्कशन करने में काम आएंगी। सर आउटकम क्या है? नहीं सर जी वो मत पूछो। क्यों? क्योंकि आउटकम इज नियरली इक्वल टू 0। बताऊंगा अभी क्यों। सर इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। ध्यान से देखना, ये मालदीव्स, ये श्रीलंका, ये रहा पाकिस्तान, ये भैया चाइना के लोन पर पल रहे हैं, ये भैया चाइना के लोन पर पल रहे हैं। बट मालदीव्स, श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर द क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ सार्क। ये करेंगे भैया इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉइंट अच्छा है, बट प्रैक्टिकल तो कभी दिखा नहीं। सर तीसरा क्या है? ध्यान से देखना, एग्जैक्ट वर्डिंग्स मैं आपको लिखवा रहा हूं। फोस्टर, फोस्टर यानी कि बढ़ावा देना, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस, सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस, सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस, यानी कि सामाजिक और
कल्चरल प्रोग्रेस भी हम करेंगे। ये रहा भैया पाकिस्तान, ठीक है, ये करेंगे कल्चरल प्रोग्रेस। कैसे सर? मस्जिद में बम फोड़ के। पाकिस्तान में आपको इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, मैं कोई भी आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ बताऊंगा, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, ठीक है। चलो, तो ऑब्जेक्टिव में आपको 3 याद रखने की सर, वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी सार्क, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के हित में काम करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उनकी, आप कह सकते हो उनके अच्छाई के लिए काम करेंगे, उनके फायदे के लिए काम करेंगे, ताकि हमारा जो ग्रुप है, जो हमारी टीम है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेवलप हो और इंडिविजुअल नेशंस भी ग्रो करें। सेकेंडली सर, हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, ठीक है। हम सर इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, और ये सारा काम हम करेंगे एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ टीम, एज अ ग्रुप। सर, फोस्टर सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस। हर एक कंट्री दूसरे देश के कल्चर एंड सामाजिक, आप कह सकते हो गतिविधियां या फिर नियम कायदे कानून को बढ़ावा देगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा नहीं होगा, हम कल्चर को भी प्रोग्रेस में लेकर आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के कल्चर में ताकाजाकी करें। हम किसी के कल्चर को छेड़े बिना अपना खुद का कल्चर प्रमोट करेंगे, अपनी सामाजिक स्थिति को, सोशल स्टेटस को बेटर करेंगे, जिससे हमारी कंट्री डेवलप करेगी, और जब हम सब मिलकर ये काम करेंगे तो सार्क ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी। ये ऑब्जेक्टिव हो गया सार्क, ठीक है। सर, इनके एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है, यानी कौन कौन से क्षेत्र में भैया ये काम करते हैं? एरियाज ऑफ कोऑपरेशन समझ में आ रहा है ना? क्लास में बने रहना अगर मालदीव्स घूमने जाना है तो। एवरीवन समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, सर, sir. इनके एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बढ़िया सा बनाओ एक फ्लो चार्ट। पॉइंट नंबर ए, सर पहला एरिया है कोऑपरेशन का, दैट इज एग्रीकल्चर, कि हम साथ में एग्रीकल्चर के लिए स्कीम्स लेके आएंगे, ठीक है, और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे, हम उससे ट्रेड करेंगे, ट्रेड में भी सर हम एक्सपोर्ट करेंगे। सर, एक्सपोर्ट से जो हमारे पास मनी आएगी उसको सर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में लगाएंगे। वैसे प्लानिंग तो अच्छी है, ठीक है, देख रहे हो। सर, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे फिर हम ट्रेड करेंगे, फिर सर हम एक्सपोर्ट करेंगे, उससे सर पैसा आएगा, उससे सर डेवलपमेंट होगी। ये तो वही बात हो गई, कोई सीडीएस का एस्पायरेंट है, कोई एनडीए का एस्पायरेंट है, सर मैं मैथ्स के 1 महीने में 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, फिर 2 महीने में 2000, 3 महीने में 3000, 4 महीने में 4000, पेपर में जाने से पहले 4000 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, फिर 5वें महीने में पेपर में जाऊंगा, फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर एसएसपी जाऊंगा, फिर मेडिकल हो जाएगा, फिर एकेडमी पहुंच जाऊंगा, और डायरेक्ट लेफ्टिनेंट ट्रेनिंग तो मैं पूरी कर ही लूंगा, लेफ्टिनेंट तो मैं बन ही जाऊंगा, फिर 2 साल में मेरा प्रमोशन, 3 साल में मेरी शादी, और 4 साल में मेरे बच्चे, लाइफ खुशहाल। बट सर वो हार्ड वर्क नहीं करना सर मुझे, जी हाँ, वो मत कहो सर मुझसे। चलिए, तो कुछ इसी प्रकार से भैया आपकी सार्क भी, ठीक है। तो पहला एरिया ऑफ कोऑपरेशन है दैट इज एग्रीकल्चर। सेकेंड इज एजुकेशन, सेकेंड इज एजुकेशन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। सर, अफगानिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई पर रोक है, सिमिलर कंडीशन फॉर पाकिस्तान, वहां पे भैया लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, या एक तरीके से आप कह सकते हो कि पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। बहुत कुछ मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, हिजाब वगैरह क्या होता है, एटसेट्रा, कहां से कानून आया है, ये सरिया कानून क्या होता है, आईसिस का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अभी सर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस पहुंच चुका है बांग्लादेश में, हालांकि इसमें कई सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं,
बट मैं डायरेक्टली नाम नहीं लूंगा, मैं आपको कुछ चीजें रिलेट करवाऊंगा, आपको खुद ही समझ में आ जाए। तो सर भैया अफगानिस्तान तो गया, पाकिस्तान तो गया ही गया, बांग्लादेश को भी निपटा दिया। श्रीलंका की इकॉनमी उतनी अच्छी नहीं चल रही। मालदीव्स को भैया एजुकेशन से कुछ खास मतलब है नहीं। नेपाल ठहरा छोटा सा देश। भूटान भैया खुशहाली में मस्त है। बचा कौन? भारत। भारत अकेले कितना काम करेगा? भारत में भी एजुकेशन की हालत तो आपको पता होनी चाहिए, है ना? 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं एजुकेशन पे। 18% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो आपने फीस दी ना, आप सबने यहाँ पे बैच परचेस किया, आपने फीस दी, उसमें से 18% डायरेक्टली चला जाएगा गवर्नमेंट को। और उसके बाद ये कहते हैं कि हम एजुकेशन को बेटर बनाएंगे। मैं किसी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, आई थिंक द हिंदू का ही था, और यशमोर सर भी अपनी क्लास में उसके बारे में बता रहे थे कि लगभग 1,05,000 या 1,10,000 के आसपास स्कूल्स हैं, ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स, जहां पर सिर्फ एक टीचर है, ओनली वन टीचर। पूरे स्कूल में सिर्फ एक टीचर, वो हेडमास्टर भी है, वो प्यून भी है, वो पढ़ाता भी है, वो पीटी टीचर भी है, वो मिड डे मील भी बनवाता है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल यानी कि मतलब प्राइमरी स्कूल इन दी सेंस सारे स्कूल्स आपके मिला के जो 5, 6, 7, 8 तक के होते हैं, प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी एक्सेट्रा। मोटे मोटे तौर पे ये समझो कि लगभग 1 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर एक टीचर है। उसके बाद हम बात करते हैं किस पे? विश्व गुरु। क्या है भैया? हम विश्व गुरु। ठीक है, चलो सर पॉइंट नंबर सी, दैट इज ट्रेड। कि सर हम म्यूचुअल बेनिफिट पर ट्रेड करेंगे या ट्रेड में पार्टिसिपेशन करेंगे। म्यूचुअल बेनिफिट इन द सेंस कि हमारा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। ऐसा नहीं कि हमारा लॉस होता जा रहा है, हम नहीं नहीं भैया भैया सर 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 जो हो आप ही हो, जी नहीं। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट यानी कि मेरा तो फायदा होगा ही होगा, साथ में आपका भी फायदा होगा। आई समझ? क्लियर हुआ? बताइए Yes, sir. क्या बच्चे, इतना आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट नंबर डी, दैट इज सर नेचर। इसको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो एनवायरमेंट से कि हम पर्यावरण को बचाएंगे। हम क्या करेंगे सर? पर्यावरण को बचाएंगे। कैसे? कैसे सर? इंडिया में तो आपको पॉल्यूशन का स्टेटस पता ही होगा। इंडिया में आपको पॉल्यूशन का स्टेटस तो पता ही होगा। Yes, एयर sir. क्वालिटी इंडेक्स, न्यूज़पेपर पढ़ता है कोई यहाँ पे? Yes, sir. Sir. एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है, अभी के लिए ये सब आप सिर्फ रिलेट करने के लिए याद रखो। तो सर 4 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, दैट इज एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रेड एंड एनवायरमेंट, एंड ऑफ कोर्स ये याद रखना, कल्चरल प्रोग्रेस। कल्चरल प्रोग्रेस। मुझे बताइए क्या ये फ्लोचार्ट हर एक बच्चे को क्लियर है? क्या ये फ्लोचार्ट हर एक बच्चे को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ऑब्जेक्टिव्स, Yes, sir. हाँ जी बताइए Yes, sir. Clear. सर। ऑब्जेक्टिव्स दैट इज वेलफेयर ऑफ द पीपल, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोस्टर सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, किस क्षेत्र में हम क्या क्या करना चाहते हैं। नाउ सर प्रिंसिपल्स, कि हम सारे काम करेंगे बट उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं। राइट? तो सर प्रिंसिपल में आपका सबसे पहला प्रिंसिपल आता है, दैट इज सोवरेन इक्वालिटी। सर दिमाग के ऊपर से चला गया, 2 मिनट दो, अभी समझाता हूं। सोवरेन इक्वालिटी, सर ये सोवरेन इक्वालिटी क्या होती है? सिंपल है, यू हैव द इंडिपेंडेंसी
यानी आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। मैं एज अ देश बात कर रहा हूं, ठीक है। किस लिए सर? टू कंट्रोल, टू कंट्रोल, ठीक है, टू कंट्रोल। प्लस में सर यू हैव द पावर, you have the power, when you have the power you have the control। यानी कि सर हमारे पास स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंसी है पावर की, टू कंट्रोल, टू कंट्रोल आवर कंट्री। अब कंट्री में दो चीजें हो गई। पहला सर आपका टेरिटरी, यानी कि आपकी बाउंड्रीज, सीमाएं, और दूसरा आपके पीपल, दूसरा आपके पीपल। मुझे बताइए क्या सॉवरेन इक्वालिटी का मतलब समझ में आया? सर यू हैव द इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता है आपके पास काबू करने की, कंट्रोल करने की, किसको? अपनी टेरिटरी को और अपने लोगों को। यानी आप अपना देश बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, बस वो मानवता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं आपको लग रहा था कि यार हम पे तो ना चाइना अटैक करने वाला है, आपने मारा न्यूक्लियर बॉम्ब, पूरा चाइना तबाह। ऐसा नहीं। प्लस में आपके जो पीपल है, ठीक है, विदाउट विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि कोई भी देश आपकी टेरिटरी में, आपके लोगों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यू हैव द राइट, यू हैव द पावर, यू हैव द कंट्रोल एंड यू हैव द इंडिपेंडेंसी। मुझे बताइए क्या सोवरेन इक्वालिटी का मतलब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्या सोवरेन इक्वालिटी का मतलब समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 सर, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। यानी किसी देश में क्या चल रहा है, दूसरे देश को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है उसमें इंटरफेयर करने के लिए। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, यानी कि आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इनके मेंबर्स नहीं कर सकते। यानी कि अफगानिस्तान वाले इंडिया को कुछ नहीं कह सकते, इंडिया वाले अफगानिस्तान को कुछ नहीं कह सकते, जब तक आपकी सोवरेन इक्वालिटी खतरे में ना। सर प्रिंसिपल नंबर 3, दैट इज म्यूचुअल बेनिफिट। कि भैया जो भी काम होगा वो म्यूचुअल बेनिफिट प्रिंसिपल पे होगा। यानी कि मतलब क्या है सर इसका? दोनों साइड, दोनों कंट्रीज का फायदा होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जिसमें सार्क की 5 कंट्रीज को नुकसान है, 3 कंट्रीज को फायदा। देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल बेनिफिट। ओके सर, पॉइंट नंबर 4, दैट इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, दैट इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय टेरिटोरियल इंटीग्रिटी? हमें भी समझा दो तो समझो। सर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है जो आपका लैंड है, जो आपकी जमीन है, उनके जो भी बॉर्डर्स हैं, एक्सिस्टिंग बॉर्डर्स, ऐसा नहीं कि मन किया तो बढ़ा दिया, एक्सिस्टिंग बॉर्डर्स, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस, उनकी सर मेंटेनेंस, उनकी सर रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट उसकी मेंटेनेंस ऑफ एक्सिस्टिंग बॉर्डर्स। लैंड मतलब आपका जो भी देश है, फॉर एग्जांपल इंडिया, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना विदाउट
विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यानी कि हमें अपने देश की सीमा पर क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें कोई बाहर वाला आके सजेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। हम अपने देश की सीमा में अपने लोगों के लिए, अपने देश की संप्रभुता को, इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए हम अपने बॉर्डर्स की मेंटेनेंस कर सकते हैं बिना किसी की इंटरफेरेंस के। मुझे बताइए, क्या हर एक बच्चे को प्रिंसिपल्स, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स अलोंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सार्क क्लियर है? Yes, sir. यस सर। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। इसी के साथ बच्चे आपका सार खत्म होता है। कुछ बातें मैंने आपको कल बताई थी, कुछ बातें मैंने आपको आज बताई। सर वेलकम टू मालदीव्स। चले क्या इंडिया एंड मालदीव रिलेशन के ऊपर? Sir. चलें, हेडिंग डालिए सर। अब देखो, सबसे पहले हम सार को खत्म करेंगे, यानी कि इंडिया का रिलेशन हर एक कंट्री के साथ देखेंगे। फिर हम आसियान को पढ़ेंगे। फिर भैया हम किस पे जाएंगे? सेंट्रल एशिया पे। फिर भैया हम जाएंगे मिडिल ईस्ट पे, फिर यूरोप पे, एंड ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ओके सर। सर इंडिया मालदीव्स रिलेशन, इंडिया मालदीव्स रिलेशन, ठीक है, इंडिया मालदीव्स रिलेशन। आगे बढ़े क्या? इंडिया मालदीव्स रिलेशन, इंडिया मालदीव्स रिलेशन। बढ़े आगे। Yes, sir. मेरे बैकग्राउंड से किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज? नो सर। एक्चुअली मैं सर। थोड़ा सा विलेज एरिया में रहता हूं, तो इधर ना खट्टर पट्टर होता ही रहता है। सर सबसे पहले आप इसको देखो, मालदीव्स, दिस इज योर मालदीव्स। जस्ट अ सेकेंड, ये है भैया आपका, हद है यार, ले ये है सर आपका मालदीव्स। कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत। ठीक है, थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पे चलते हैं, या सबसे पहले मालदीव्स की स्पेसिफिक लोकेशन देखते हैं। जो बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। क्या मालदीव्स की आपको स्पेसिफिक लोकेशन दिख रही है? यस यस सर। सर। Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. अब लिखो मालदीव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर मैं आपको बाकी चीजें बताता हूं। सर व्हाट इज मालदीव्स? अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर मालदीव्स क्या है, सर एक कंट्री है, चलो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, एक देश है, वो मुझे भी पता है। बट एग्जैक्टली व्हाट इट इज अ ग्रुप ऑफ, पॉइंट नंबर 1 इन इंडिया मालदीव रिलेशन, ग्रुप ऑफ सेवरल आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ सेवरल आइलैंड्स। ये कहां पर है आइलैंड्स? इंडियन ओशियन में। कहां पे है ये? इंडियन ओशियन में। यानी कि अगर किसी को इंडियन ओशियन में कब्जा करने का शौक चढ़ा, इंडियन ओशियन में कब्जा जमाने का शौक चढ़ा, तो क्या वो मालदीव्स की हेल्प लेगा? क्या मालदीव्स उसको एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्रोवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर। क्यों? क्योंकि वो तो इंडियन ओशियन में ही लोकेटेड है। ठीक है, चलो, पॉइंट नंबर 1। नाउ कम्स दी पॉइंट नंबर 2। नाउ कम्स दी पॉइंट नंबर 2। सर डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब स्टेब्लिश हुए थे? यानी एग्जैक्टली हमारे जो रिलेशंस हैं मालदीव्स के साथ, वो कब स्टेब्लिश हुए थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस? कोई बच्चा बता सकता है? सर 19 बताइए, 1965। किसके बीच में सर? इंडिया एंड मालदीव्स। इंडिया एंड मालदीव्स। बच्चे आवाज आ रही पीछे से, प्लीज बंद कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। तो सर पॉइंट नंबर 1, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल आइलैंड लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन। ग्रुप ऑफ सेवरल आइलैंड्स लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन। ठीक है सर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब स्टेब्लिश होते हैं मालदीव्स के साथ? सर द आंसर इज 1965 के अंदर। ये बच्चे आप सब टॉपिक में लिखोगे, दैट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इंडिया मालदीव रिलेशन के नोट्स कैसे बनाने हैं, ध्यान से सुन लो। इंडिया मालदीव रिलेशन इज अ टॉपिक
इज अ टॉपिक। ठीक है, टॉपिक के अंदर बच्चे आप डालोगे एक सब टॉपिक दैट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर सब पॉइंट दैट इज ग्रुप ऑफ सेवरल आइलैंड्स लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन। देन सर डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश होते हैं 1965 में इंडिया और मालदीव्स के बीच में। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 आप यहां पे लिखो, मालदीव्स हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बच्चे सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि वहां का जो कल्चर है, आप जिसको सोशियो कल्चर ट्रेडिशन भी कहते हो, वहां का जो हेरिटेज है वो इंडिया से मैच करता है काफी हद तक, वो इंडिया से मैच करता है। तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस में भी हमें मालदीव्स के साथ बेटर संबंध स्टैब्लिश करने चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। वो तो बीच में चाइना ने थोड़ी सी नौटंकी की थी, बट अभी सब कुछ सॉर्टेड है, ऐसा बताया जाता है। नाउ सर पॉइंट नंबर 4 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि भैया इंडिया जो है वो मालदीव्स को इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ध्यान से सुनो, मैप के ऊपर वापस आते हैं। इंडिया कैन नॉट इग्नोर मालदीव्स। सर रीजन, रीजन क्या है? ध्यान से सुनना। जो ये मालदीव्स है ना आपका, ये तिरुवनंतपुरम से, तिरुवनंतपुरम आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ये तिरुवनंतपुरम से सिर्फ 550 किलोमीटर दूर है। प्लस में आप वेरी गुड पॉइंट किसी भी ग्रुप डिस्कशन में बोल देना कि सर मालदीव्स, मालदीव्स भारत के लिए इट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक गेटवे टू द इंडियन ओशियन। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक गेटवे, गेटवे टू द इंडियन ओशियन, टू द इंडियन ओशियन। सर रीजन, ध्यान से देखो, किसी को भी अगर इंडियन ओशियन में कब्जा जमाना है, ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके दो लोगों से संबंध काफी अच्छे हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे कि उसके दो लोगों से जो संबंध है, जो रिलेशंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो काफी ज्यादा बेटर हो। सर वो दो देश कौन से हैं? पहला है भैया आपका श्रीलंका एंड दूसरा है भैया आपका मालदीव्स। क्योंकि इंडिया की कोई भी शिप है, फॉर एग्जांपल चाहे यहां से निकले, ठीक है, चाहे यहां से निकले, चाहे यहां से निकले, भैया अगर आपको इंडियन ओशियन में एंट्री करनी है तो मालदीव्स और श्रीलंका के आसपास से गुजरना पड़ेगा। भीड़ को हटाते हैं और साफ तरीके से देखते हैं कि अगर भारत को इंडियन ओशियन में एंट्री लेनी है तो मालदीव्स और श्रीलंका के आसपास से गुजरना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली जो मालदीव्स है वो हमें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक, यानी कि स्ट्रैटेजी के रूप से भी, डिफेंस के रूप से भी हमें दरवाजा प्रोवाइड करता है, गेटवे प्रोवाइड करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है। कहां पर बच्चे? इंडियन ओशियन में। कहां पर बच्चे? इंडियन ओशियन में। सर ये इंडियन ओशियन पे हम कब्जा करना क्यों चाहते हैं? कब्जा इन दी सेंस हमारा तो वहां पे इन्फ्लुएंस है, हमारा वहां पे प्रभाव है, बट ये बाकी के नेशंस क्यों इतना पागल रहते हैं इंडियन ओशियन के पीछे? आप आ जाओ वर्ल्ड मैप के ऊपर, आप आ जाओ, आप वर्ल्ड मैप के ऊपर। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? सर दिख रहा है भाई? Yes, sir. भैया ठंडी के सीजन में ना रशिया का ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा बर्फ से जम जाता है, तो यहां से कोई शिप जा नहीं सकती। कोई भी आपकी शिप है, कोई भी आपकी शिप है, देखो यहां से तो जा नहीं सकती। प्लस जो भी आपकी शिप्स है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को अवॉइड करती हैं। क्यों करती हैं? इसके लिए अभी मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, वो आप देख लेना ग्रुप के ऊपर। जो भी शिप्स हैं वो कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को अवॉइड किया जाए। तो कोई भी शिप है, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से आए, उसको मजबूरन इंडियन ओशियन पार करके ही जाना पड़ेगा।
बिना इंडियन ओशियन को पार किए कोई भी शिप इधर से उधर नहीं जा सकती। क्या ये बात आप मानते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर जो शिप्स इधर से आ रही हैं, चाइना से आ रही है, रशिया से आ रही है, अगर उसको ये रेड सी वाले इलाके से भी जाना है, स्यूज कैनाल से होते हुए, तब भी इंडियन ओशियन को पार करना पड़ेगा। एग्रीड और नॉट? एग्रीड और नॉट, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इंडियन ओशियन तो यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडियन ओशियन पे अगर हमें अपना प्रभाव बनाए रखना है, हमें अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे मालदीव्स और श्रीलंका के साथ संबंध स्टेबल हो, वरना इधर से कभी भी चाइना एटसेट्रा आके मालदीव्स में अपना अड्डा जमा सकते हैं, और एक्जैक्टली वो इंटरफेयर कर ही रहे हैं। श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट तक वो पहुंच ही गए हैं। खैर, ये सारी कहानी हम डिटेल के साथ आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे। तो मुझे बताइए, क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपको मालदीव से रिलेटेड ये 4 पॉइंट्स क्लियर हैं? सर, पहला पॉइंट, ग्रुप ऑफ सेवरल आइलैंड्स इन इंडियन ओशियन। मालदीव के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे एस्टेब्लिश होते हैं 1965 में, इंडिया और मालदीव के बीच में। सर, मालदीव हमारे लिए सोशल एंड कल्चरल तरीके से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां का जो कल्चर है वो काफी हद तक इंडिया से मैच करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वहां का जो आपका कल्चर है वो बिल्कुल ही उठपटांग है, इंडिया को समझ में नहीं आता। वहां का कल्चर भैया काफी हद तक मैच करता है। आई समझ? क्या क्लियर है बच्चे? क्लियर है तो जितने जोश के साथ मैं अपना गला फाड़ रहा हूं, एटलीस्ट एक बार यस सर तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट से भी मालदीव्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस सर, मालदीव्स इज also important because it provides us a political strategic gateway to the Indian Ocean. लिख के दे रहा हूं, किसी भी जीडी ग्रुप डिस्कशन किसी के सामने बोल के देखना, बोल के देखना, और आपकी जो इमेज बनेगी ना, मजा आ जाएगा आपको। चलो सर, ये तो हो गया भैया आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब हम स्पेसिफिकली देखते हैं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। अभी आऊंगा, उस घर पे आऊंगा, मुझे पता है आप लोग का मन कर रहा है सर पहले हमें घर दिखा दो, थोड़ा सा हमें, है ना, दिखा दो, हम भी ले लें बेटे। पर कपल यानी कि 2 लोग साथ में 1.5 लाख रुपीस का पैकेज है, 3 days and 4 nights का, समझे? अब ये 1.5 लाख रुपए तो आपके घर वाले देने से रहे, वो भी कपल के लिए। तो जीवन का सत्य क्या है कि आपको अफसर बनना पड़ेगा, और अपनी सैलरी में से पैसे बचा बचा के आपको वहां पे जाना पड़ेगा। मुझे बताइए, क्या इतना क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स में सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है, दैट इज जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। अच्छा सर, ये जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, हमें वो भी बता दो सर। ये जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होती है सर? जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का मतलब होता है बच्चे कि ज्योग्राफिकली, ठीक है, जियोग्राफी के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई ऐसी नेचुरल लोकेशन मिली है जिसकी वजह से यू आर ऑन अ स्ट्रैटेजिक पॉइंट। सर, कहने का क्या मतलब है? यानी उस स्पेसिफिक जगह की ज्योग्राफी ऐसी है, उस स्पेसिफिक जगह की बच्चे ज्योग्राफी ऐसी है जिसकी वजह से उसको एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन मिली है, जिसकी वजह से बच्चे उसको एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन मिली है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे उसको एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन मिली है। क्या आपको इतना समझ में आया? क्या आपको इतना समझ में आया? Yes, क्या sir. आपको बच्चे इतना समझ में आया? सो सर, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स, एकदम आपके खून में चीजें बैठ जानी चाहिए, ठीक है। मालदीव्स की लोकेशन इतनी अच्छी है, मालदीव्स की लोकेशन इतनी अच्छी है बच्चे की किसी भी प्रकार की पायरेसी, किसी भी प्रकार की पायरेसी, ठीक है, किसी भी प्रकार का टेररिस्ट अटैक, किसी भी प्रकार का टेररिस्ट अटैक जो इंडियन ओशियन के थ्रू होने वाला है, किसी भी प्रकार का
टेररिस्ट अटैक जो इंडियन ओशियन के थ्रू होने वाला है, अगर हमारे मालदीव से अच्छे रिलेशंस है, जो कि ऑलरेडी है, तो इसे कंट्रोल करने में हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसे कंट्रोल करने में हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसे कंट्रोल करने में हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसे कंट्रोल करने में हमें क्या मिलेगी सर? काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, और sir. जोर से यार, Yes, आप लोग से sir. ज्यादा जोश तो मेरा है। Yes, sir. Yes, sir, will be. यस Yes, सर। sir. ठीक है, आप Yes, लोग sir. से ज्यादा जोश तो मेरा है सर। और थोड़ा जोर से Yes, बालक। sir. Yes, Yes, sir. 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 यस सर। गुड। तो सर मालदीव की एक काफी अच्छी जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। प्लस में सर सुनो, आप सुनो इसकी और इंपॉर्टेंस की सर, स्ट्रैटेजिकली क्यों ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके जो मिनरल्स है प्लस जो आपकी एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है, आपके जो मिनरल्स है सर प्लस में आपकी जो एनर्जी रिसोर्सेज है, इसकी जो ट्रेड होती है, इसकी भैया जो ट्रेड होती है, लगभग $1 बिलियन की ट्रेड मालदीव्स के रास्ते पास होती है। $1 बिलियन की ट्रेड मालदीव्स के रास्ते पास होती है। वापस आओ मैप में, मैं आपको क्या बता रहा था? कोई भी देश जो यहां से अपने मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज बेचने आएगा, वो अनफॉर्चुनेटली उसको या तो इंडियन ओशियन से पास करना पड़ेगा भाई, या तो ऐसे घूम के जाएगा अगर यूरोप जाना है तो, या फिर मालदीव्स के रास्ते इधर से घूम के जाएगा, यहाँ पे रेड सी से होते हुए, स्यूज कैनाल से होते हुए यूरोप के आसपास निकलेगा। वर्ल्ड मैप के ऊपर अगर बच्चे मैं आपको रिलेट कराना चाहूं तो वर्ल्ड मैप के ऊपर थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चीजों को साफ करते हैं, अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। देखो, कोई भी शिप जो आएगी या तो इंडियन ओशियन से पास करके जाएगी या फिर मालदीव्स के रास्ते पास करके रेड सी में घुसेगी। तो बताइए क्या मालदीव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज $1 बिलियन की ट्रेड वहां से पास हो रही, वहां से जा रही, और वो भी किसकी सर? क्रूशियल थिंग्स की, मिनरल्स एंड एनर्जी। आई समझ? बताइए, इतना समझ में आया? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है, इतना आपको समझ में आया, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपकी यूरोप से कोई शिप है, ठीक है, यूरोप से भैया आपकी कोई शिप है, साउथ अमेरिका से कोई है, अफ्रीका से कोई है, स्यूज कैनाल से होते हुए अगर सपोज ये भारत में भी आती है, भारत आ रही है, या फिर फॉर एग्जाम्पल यहां से चाइना जा रही है, या यहां से ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो भी मालदीव्स और इंडियन ओशियन से उसको पास करना पड़ेगा। तो इंडियन ओशियन इज अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन, साथ ही साथ क्या वहां पे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है दैट इज मालदीव्स, क्या वो भी स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हो गया सर, ट्रेड वाला पॉइंट हो गया सर, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हो गई। प्लस में अगर हमारे मालदीव्स के साथ अच्छे रिलेशन है तो इंडिया मालदीव्स में नेवल बेसेस भी बना सकती है। क्या बना सकती है सर? नेवल बेसेस, यानी भारतीय नौसेना के अड्डे, नेवल बेसिस। किसी भी प्रकार की पायरेसी यानी समुद्री डाकू, समुद्र में घुस के लूटते हैं। सोमालिया वाले इसमें बड़े पीएचडी उन्होंने कर रखी है, सोमालिया एक देश है, पढ़ाऊंगा आपको उनके बारे में। पायरेसी प्लस में किसी भी प्रकार की टेररिस्ट अटैक अगर इंडियन ओशियन के थ्रू होने वाला है तो, प्लस में ट्रेड रेगुलेशन, प्लस में सर इंडिया की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास मालदीव जैसी जगह पर इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे हमारे पास अपना एक नेवल बेस हो। तो सर नेवल बेस कई सारी चीजों को कनेक्ट करता है, पायरेसी हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, ट्रेड रेगुलेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गई। बताइए समझ में आया? यस अब सर। सुनो, वो कहावत सुनी है सर, हमारे दोस्त का दुश्मन नहीं, वेट, हमारे दोस्त का दुश्मन नहीं, हमारा दुश्मन अगर दोस्त के साथ दोस्ती कर ले तो दिक्कत हो जाती है ना? एग्रीड? हमारा दुश्मन अगर दोस्त के साथ Yes, sir. दोस्ती कर ले तो दिक्कत हो जाती है।
Yes, sir. दुश्मन इन दी सेंस जो हमारे लिए खतरनाक है। दुश्मन यानी ये नहीं सर हमने तो ना वो उससे मार पिटाई कर ली, हमने उसके ऊपर बम फोड़ दिया सर, हमारी दुश्मनी हो गई। दुश्मन मतलब जो किसी ना किसी तरीके से हमें हमेशा काउंटर करने की कोशिश करता है, जो हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। तो दुश्मन को भी यहाँ एकदम नेगेटिव वर्ड में नहीं लेना है। चलिए, तो सर फॉर एग्जाम्पल मैं चाइना का अगर एग्जाम्पल लूं, इंडिया मालदीव्स में अच्छी बन रही है, चाइना हमारा कॉम्पिटिटर, दोस्ती कर ली उसने मालदीव से, दोस्ती कर ली उसने मालदीव्स पे। तो यहां पर भी हमारे लिए इट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया हम मालदीव से अपने संबंध बेटर करें, मालदीव से अपने संबंध बेटर करें। क्यों सर? ड्यू टू चाइनास इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस। चाइना की पूरी कहानी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? इनका तो अभी आपको पता नहीं, आप ये हराई मधु और मरांदू एक्सेट्रा के बारे में नहीं जानते होगे, या बंधु आइलैंड्स, ठीक है, डेप्ट ट्रैप पॉलिसी एक्सेट्रा, ये फुजियान प्रोविंस का क्या सीन है ना? बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता लगने वाली हैं। तो सर मालदीव से हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली संबंध और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यू टू चाइनास इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस। मुझे बताइए क्या आपको इतना समझ में आया? क्या बच्चे आपको इतना समझ में आया? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. China's increasing influence is a security concern for Indian Ocean. इंडियन ओशियन के लिए भैया ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न यानी चिंता वाली बात है स्ट्रैटेजी के या रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आपको इतना क्लियर है? ठीक है। मालदीव्स की एक बात और ध्यान से सुन लो, मेनली वहां की जो इकोनॉमी है ना, मेनली वहां की जो इकोनॉमी है वो दो चीजों पे चलती है। कल की क्लास में इसको और डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक है भैया आपका टूरिज्म, एक है भैया आपकी वो मछली पकड़ना, ठीक है, फिशरीज एक्टिविटीज। एक है भैया आपका टूरिज्म, एक है सर फिशरीज एक्टिविटीज, बेसिकली उसका एक्सपोर्ट करना, बेसिकली उसका एक्सपोर्ट करना। ये सारी बातें हम डिटेल के साथ कल वाली क्लास में करेंगे। सर टूरिज्म कैसे? इन्होंने वहां पे ऐसे आइलैंड बना रखे हैं, आइलैंड पे ऐसे विला बना दिया है, एक विला, दो विला, तीन विला, चार विला। विला भैया किराए पे दे देते हैं, पैसा कमाते हैं, एंड इसको मेन आइलैंड से जोड़ दिया है, मेन आइलैंड से जोड़ दिया कि आप अपने विले पे कुछ भी करो, और जब आपको मालदीव घूमने आना है तो आप हमारे मेन आइलैंड पे भी आ सकते हो, ठीक है? तो बढ़िया, यहाँ पे आपको आपका एक ऐसा विला मिल जाता है, इसका प्राइस काफी ज्यादा है, तो कृपया पढ़ाई लिखाई करके जाएं। ये देखिए मैडम, ये देखिए भैया, सर आपको आपका प्रॉपर विला दे देगा। मन करे तो यहाँ पर उतर के नहा लो, मन करे तो यहाँ स्विमिंग पूल में बैठ जाओ, अंदर चले जाओ, खाना पानी सब देता है भैया, ठीक है? बिल्कुल शांत वातावरण, आपको आपके इस विले के अंदर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। गुड अपॉर्चुनिटी, नौकरी लो और तुरंत जाओ वहां पे किसी के साथ, जिसके साथ भी आपको जाना हो। पेरेंट्स को भी आप अपनी इस जगह पे लेके जा सकते हो, तो पेरेंट्स के साथ ही जाना, उनके लिए एक अलग विला प्रॉपर, वो भी एकदम खुश हो जाएंगे, है ना? तो इस तरीके से आप मालदीव्स में एंजॉय कर सकते हो। बाकी हम मालदीव्स को कल और डिटेल से देखेंगे, और भी इस तरीके की इमेजेस मैं लेके आऊंगा ताकि आपको फील आ पाए कि सर ये छोटू से देश में, ये छोटू से देश में जो हमें इतना छोटा सा दिखता है, इसमें सर कितनी सारी चीजें हैं। कल और हम बात करेंगे सर सबसे पहले इंडिया मालदीव सिक्योरिटी रिलेशंस के ऊपर, ठीक है? 2006-2000 की हम बात करेंगे। इंडिया मालदीव्स इकोनॉमिक रिलेशंस की हम बात करेंगे, पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट की बात करेंगे, चाइनाज रोल इन इंडिया मालदीव्स रिलेशन के ऊपर हम बात करेंगे, इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर सर हम बात करेंगे, एंड एट लास्ट विल डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन। कंक्लूजन में बच्चे मैं आपको नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में भी बताऊंगा, एंड हर एक चीज हम कल की क्लास में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने सर इंडिया मालदीव्स रिलेशन का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया है, जिसमें सर हमने दो पॉइंट्स देखे हैं। पहला सर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, एंड दूसरा भैया आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा सर हमने मालदीव्स के आसपास की जगह को देखा, प्लस में सर हमने क्या किया, सार्क के प्रिंसिपल्स, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंट्रोडक्शन टू सार्क समझा। क्या यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? No, sir. Clear. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. थैंक यू सो मच। जय हिंद बोलने से पहले आप सभी के कुछ डाउट्स? एक्चुअली ना आज मेरे बैकग्राउंड में बहुत काम चल रहा है, अब पता नहीं आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बट कुछ ज्यादा ही काम चल रहा है, वरना ये क्लास में लगभग 2 बजे तक लेके जाता।
लेकिन कोई बात नहीं, हम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। खुद बताइए अगर आपको कोई डाउट है तो। मेरी बात ध्यान से सुनना। हो सकता है आप लोग ये सभी चीजें पहली बार पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं समझना कि सर अगर हमें पहली बार में समझ में नहीं आया तो अब कभी समझ में नहीं आएगा। उसको 2-3 बार देखो। मैप्स को जितना देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन ओशियन क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा खुद दिमाग लगाओ कि ठंडी के सीजन में सर रशिया वगैरह में पूरा ऊपर बर्फ जम जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ज्यादातर बंदे अवॉइड करते हैं, ज्यादातर शिपिंग इंडस्ट्रीज अवॉइड करती हैं अपनी शिप्स को वहां पर भेजना, बिकॉज वहां पे बहुत ट्रेजेडी होती है। ठीक है, तो चाहे आप ये रेड सी सुइस कनाल वाला एरिया पकड़ के यूरोप निकलो, चाहे यूरोप वाले इधर आए, मजबूरी में आपको मालदीव्स के आसपास वाला एरिया पास करना पड़ेगा। आपको वो इंडियन ओशियन से होके गुजरना ही पड़ेगा। ये जितना आप मैप देखोगे आपको उतना समझ में आएगा। प्लस जो मैंने आपको एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझाई। अब देखो जियो स्ट्रैटेजिक जो आपका वर्ड है, टर्म पकड़ो, टर्म। सर जियो मतलब ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजिक मतलब उसकी लोकेशन की वजह से उसको एक ऐसा वातावरण मिला है, एक ऐसी जगह मिली है कि वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पॉइंट पे है, यानी वहां से हम कई सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब आप सोचोगे, जब अपना दिमाग थोड़ा सा खोलोगे, आप रिलेट कर पाओगे इसको। थोड़ी सी आवाज हो रही है, नहीं तो मैं आराम आराम से ही आपको चीजें कराता। बाकी की क्लास हम कल कर लेंगे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से चलेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। अभी अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझसे प्लीज पूछिए। मैंने कोशिश की आराम आराम से ही पढ़ाने की, एंड जितना मैं आपके दिमाग में चीजें बैठा पाऊं अपने साइड से मैंने पूरी कोशिश की है। आपको अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो प्लीज पूछिए। संजू, एनी डाउट्स? No, sir. डाउट नहीं रहते? ऑलवेज नो सर, नो डाउट्स, ऑल गुड है। राज सिंह, शुभम झा, आकाश, आदित्य, अनुराधा, दिव्या, गौरव, नेहा, प्रभु दत्ता, प्रकाश, प्रीति, संजू, शुभजीत, तनुज, वीरेंद्र, बताइए बच्चे, एनी डाउट्स? No doubt, clear, sir. No, sir. जस्ट हैव पेशेंस। कल और इसमें जैसे मालदीव में आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो, है ना, और भी कुछ आइलैंड्स और डिटेल के साथ और भी कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। आराम से पढ़ेंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे, बट पूरा खोल के पढ़ेंगे। बस वो इंडियन ओशियन वाला मैप अपने दिमाग में घुमाते रहो। जब इंडियन ओशियन आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, आपको मालदीव की इंपॉर्टेंस अपने आप समझ में आएगी, अपने आप समझ में आएगी। जस्ट वो इंडियन ओशियन अपने दिमाग में घुमाते रहो। एंड मैं फिर कह रहा हूं, मैप के ऊपर अगर आपको कमांड करनी है, सिर्फ एक रास्ता है, जितनी बार मैप देखोगे उतनी कमांड बनेगी। आई थिंक मैंने आपको दिखाया था उसमें, जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि मेरी जो मैप की अंडरस्टैंडिंग है मुझे क्यों समझ में आ रहा है, बिकॉज 4-5 बार तो मैं मैप्स की किताब भर चुका हूं। ठीक है, और अभी भी एक आध भरता ही रहता हूं। तो आपको एटलीस्ट एक आध बार तो थोड़ा सा मैप को ध्यान से देखना पड़ेगा। मैप की किताब खोलो, उसमें सिर्फ ऑब्जर्व करो कि सर मालदीव की लोकेशन ये है, सर इंडियन ओशियन ये है। ठीक है सर, कोई भी अगर शिपिंग, कोई भी शिप्स है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसको मिनरल्स भेजने हैं, सोर्सेस भेजने हैं, एनर्जी सोर्सेस है, कुछ भी मटेरियल अगर उसको भेजना है, शिप में लाद के भेजेगा। सर उसका रूट क्या हो सकता है? सर रूट या तो ये होगा या तो वो होगा। दोनों ही केस में मालदीव, श्रीलंका, इंडियन ओशियन, उसको वहां से पास करना पड़ेगा। सर अगर चाइना यानी हमारा कंपटीटर हमारे दोस्त के साथ दोस्ती करेगा फिर तो दिक्कत है, वहां पे वो अपना प्रभाव जमाएगा। फिर इंडियन ओशियन में धीरे धीरे वो कोशिश करेगा कब्जा करने की, चाइना की पुरानी आदत है। तो नहीं सर, हमें क्या एक्शन लेना है, हमें कैसे मालदीव के साथ कोऑपरेशन बना के रखना। चाइना अगर मालदीव में आ गया तो तिरुवनंतपुरम से वो सिर्फ 550 किलोमीटर दूर है। आज चाइना को भारत में इंटरफेयर करना है तो उसके पास वो अक्साई चीन वाला इलाका है, बाकी ये नेपाल के साइड पूरा हिमालयास खड़े हैं। फिर वो म्यांमार में कोशिश कर रहा है म्यांमार में घुसने की। मणिपुर में इतना कांड हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो आपके समुदाय थे, कुकीज, मैथीज, इनके पास इतने एडवांस वेपन कहां से आ रहे हैं? कौन सप्लाई कर रहा है? थोड़ा सा क्लोजली देखोगे तो आपको लगेगा म्यांमार है,
म्यांमार के पास कहां से आ रहा है? आंग सान सूकी जी वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, अचानक तख्ता पलट हो गया। प्लानिंग पुरानी थी, तख्ता पलट अचानक हुआ। मिलिट्री रूल। आज म्यांमार में क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। चाइना हम्बन टोटा, श्रीलंका का एक पोर्ट है हम्बन टोटा, वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। चाइना वहां पे क्यों आया? डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसा के पहले उसको कर्जा दिया, फिर कहा यार देखो अब तुम हमारा कर्जा तो चुका नहीं पा रहे। ये बात चाइना को पता है कि श्रीलंका हमारा कर्जा नहीं चुका पाए। चाइना ने क्या कहा, देखो कोई बात नहीं भाई, समझते हैं, एक काम करो, जो पोर्ट है ना अपना हम्बन टोटा, हम 99 साल के लिए इसको लीज पर लेते हैं, हम कभी भी इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते। खत्म, चाइना आ गया नीचे। चिटगांव में बैठा है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश में कॉक्स बाजार, नेपाल में कॉन्टिन्यूसली उसकी घुसने की कोशिश रहती है, भूटान को कोशिश की उसने बेवकूफ बनाने की, बना नहीं पाया, श्रीलंका को चौपट कर रखा है, मालदीव में कोशिश थी उसकी। किस लिए? डेवलपिंग कंट्री इंडिया को प्रेशराइज करने की। अब जरा मैप देखो, मैप देखो, बांग्लादेश में क्या, बांग्लादेश में आपका कॉक्स बाजार, आसपास उसके चिटगांव देखो, नीचे आ जाओ, हम्बन टोटा कनेक्ट करो, ग्वादर पोर्ट, सीपेक कनेक्ट करो, ऊपर जाओ, अक्साई चीन में ऑलरेडी कब्जा है, फिर कनेक्ट करो। सर म्यांमार में भी कर लिया, सर ये बांग्लादेश में भी कुछ कुछ तो इंडिया के फेवर में नहीं चल रहा है। अभी बांग्लादेश से आपने वेस्ट बंगाल की कंडीशन ऑब्जर्व की होगी, ये मुर्शिदाबाद, इतने दंगे हो रहे हैं अचानक से, विदाउट एनी प्लानिंग। ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड, जस्ट यू नीड टू ऑब्जर्व। देखने का नजरिया बदलो। मैप अगर आपको समझ में आ गए, आप कुछ भी कर सकते हो, फिर कुछ भी कर सकते हो। मैप समझ में नहीं आए तो बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप मिस कर दो। दुनिया में कहीं भी लड़ाई होगी, याद रखना रशिया और अमेरिका, ये दोनों डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे। क्यों? ये दोनों वेपन सप्लायर्स हैं। इनके जो हथियार खराब हो गए वो आपको बेचेंगे। हथियार कब बेचेंगे? जब युद्ध होगा। यू विल नॉट बिलीव। आपको लगता है रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, कुछ हिस्ट्री में मैं आपको ले चलूंगा। रशिया की एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी केजीबी। केजीबी का एक एजेंट इंदिरा गांधी जी के जो सिक्योरिटी सर्कल है, जो उनका पूरा आप कह सकते हो कैबिनेट है, उसकी इनर रिंग में घुसाया था। और वो रशिया एक खबर पहुंचाता है, उनका एक केजीबी का जो एजेंट था वो रशिया में एक खबर पहुंचाता है कि अगर किसी भी तरीके से 1981-82 में इंडिया पाकिस्तान का एक वॉर हो जाए तो रशिया अफगानिस्तान पे कब्जा कर सकता है। उन्होंने फेक नैरेटिव्स फैलाए कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश कर रहा है, वो पाकिस्तान में बताया, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ ये साजिश कर रहा है, ये पाकिस्तान में, ये इंडिया को बताया। इंडिया पाकिस्तान के अंदर अंदर प्लानिंग किया कि यार इनको हम कैसे रोके, इनको कैसे रोके। अल्टीमेटली गेम रशिया का चल रहा था। क्यों? क्योंकि रशिया को अफगानिस्तान पे कब्जा करना। उधर दुनिया इंडिया पाकिस्तान के वॉर में बिजी रहती, रशिया आराम से अफगानिस्तान पे कब्जा करता। हालांकि वो प्लान बाद में लीक हो गया, ठीक है, वो प्लान बाद में लीक हो गया कि यार ऐसा ऐसा प्लान है। ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई जा रही। इंटेलिजेंस की फील्ड में ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी आप किसी भी एजेंसी में जाओ, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से आपके पास आ रही, इसका मतलब समझ जाना कुछ गड़बड़ है। इंफॉर्मेशन आ नहीं रही, इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही, ठीक है। उस ऑपरेशन का नाम था आई थिंक कोर्ट तोरखम, कोर्ट तोरखम, ऑपरेशन तोरखम, ठीक है। कि कैसे केजीबी का एक एजेंट इंदिरा गांधी के इनर सर्कल में आता है, उसने सिचुएशंस बताई कि इंडिया पाकिस्तान का अगर एक वॉर हो जाए 1980s में तो रशिया अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगा, रशिया अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगा। और रशिया ने अपने फायदे के लिए वॉर लगभग करवा दी थी। बट हैट्स ऑफ टू द इंटेलिजेंस एजेंसीज कि उन्होंने इस कोर्ट तोरखम को डिकोड किया। किसी का तो वहां पे दिमाग काम किया कि सर ये इतनी आसानी से इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, जो इंफॉर्मेशन हमें निकालने में सालों लग जाते हैं वो हमें कुछ दिन में मिल जा रही है।
इट इज ऑल अबाउट मैपिंग। जब आपको मैप समझ में आएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। बांग्लादेश में CIA का क्या रोल है, अमेरिका का क्या रोल है, क्या इन्फ्लुएंस है उसका, हर एक चीज आपको पता चलेगी। अब रिलेट करो, 1971 में अमेरिका पाकिस्तान को बचाने आया था, ठीक है, अमेरिका पाकिस्तान को बचाने आया था। जब मैं आपको बांग्लादेश की कहानी बताऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा। पाकिस्तान और अमेरिका कभी ये नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने। पाकिस्तान PNS गाजी लेके आया, अमेरिका ने दी थी। अमेरिका का बहुत नाम, PNS गाजी अमेरिका ने बना दी, कोई इसको कुछ नहीं कर सकता। भारत ने एक खराब शिप INS राजपूत से उसको मार गिराया। कैसे किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वर्ल्ड मैप इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे ये अमेरिका ने एक ट्रांसमीटर स्टेशन बैठाया था श्रीलंका में, रशिया को काउंटर करने के लिए, रशिया की शिप्स को काउंटर करने के लिए। कैसे ये लिट्टे का वहां पे जन्म होता है, और बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर क्यों उसमें मारे गए। कैसे रशिया और आपका ये अमेरिका के इंटरनल झगड़े में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने जान से हाथ धो बैठे हो। उन्हें लगा क्या, श्रीलंका के जो आपके तमिल्स थे, उन्हें लगा कि ये सब इंडिया का किया था, जबकि ऐसा नहीं था। ये रशिया अमेरिका की, भाई उनकी लड़ाई थी आपस में। इंडिया ने थोड़ा सा, बहुत थोड़ी सी हेल्प की रशिया की, और इंडिया किया। तो याद रखना, कहीं भी दुनिया में वॉर होगी, चाहे तुम ये इजराइल ले लो, हमास ले लो, रशिया यूक्रेन चल ही रहा है, रशिया एंड अमेरिका आर दी वेपन सप्लायर्स। ये चाहते हैं कि युद्ध हो, ये चाहते हैं कि आपका वेपन वो बेच पाए। वेपन बेचेंगे, उनको पैसा मिलेगा, आप युद्ध लड़ोगे, आपको लगेगा हम लड़ रहे हैं, वेपन आएगा। रशिया जब भी युद्ध होगा, देखना, कभी इंडिया पाकिस्तान होगा, अमेरिका इनडायरेक्टली पाकिस्तान को वेपन भेजेगा, किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली। रशिया भारत, लड़ो, हमारा वेपन चल रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तुम लड़ो, लड़ते रहो। मीडिया, भारत करेगा आज पाकिस्तान पे कब्जा, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप LOC ले सकते हैं। They will never tell you these facts, ठीक है। अभी वर्ल्ड मैप में आगे बढ़ो, फिर देखो क्या क्या चीजें आपको पता चलती। क्लियर है? चलिए, तो किसी भी बच्चे का आई होप कोई डाउट नहीं है। शुड आई एंड? Yes, sir. Yes, sir. वीडियो प्लीज याद रखना, ठीक है, वीडियो एटसेट्रा प्लीज याद रखना। DPP आपको मिल जाएगी, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी डाउट होगा पर्सनली भी आप पूछ सकते हो। जो बच्चे क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप देख सकते हो क्लासेस का लेवल क्या है, कैसे क्लासेस होती हैं, कैसे इंटरेक्शन होता है। बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8840006067 पे आप टेक्स्ट करके बैच में एनरोल कर सकते हो। इंडिविजुअल बैच GK GS का, जो ये पूरा जनरल स्टडीज है इंक्लूडिंग 11 सब्जेक्ट्स, प्राइस है 1499। CDS OTA 2499, CDS IMA 3000, NDA 2499 ऑल सब्जेक्ट्स। NDA GAT कोई बच्चा स्पेसिफिक आना चाहता है इंक्लूडिंग इंग्लिश 1399। बाकी सभी बैच वालों से मिलते हैं कल। वीडियो भेज देना, आई विल रिवर्ट। एंड तनुज, मैं आपका वो वीडियो देख के बाद में बताऊंगा, ठीक है? ओके तनुज, Yes, sir. एवरीवन एंजॉयड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, सभी बच्चों को जय हिंद, ध्यान रखो और एंजॉय योर लाइफ। ऑल द Jai बेस्ट। Hind, sir. Jai Hind, Thank sir. you, sir. जय Thank you, हिंद, sir. Thank you, sir. गुड आफ्टरनून। Jai Hind, sir.